बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो तुर्की के करीब जो आज एक ट्रेन का अंदोनाक हादसा हुआ है, उसके लिए ना सिर्फ ये कि लवाहिकीन के साथ अफसोस, बल्कि जो लोग उसके अंदर जाँ बहक हुए हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश है कि उनका आखिर का सफ़र आसान फरमाए। अल्लाह ताला के यहाँ दुआ है कि इस हादसे में जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है उस पर अल्लाह उनको इस्तकामत दे, सब्र दे। जो लोग ज़िंदा रह गए हैं और जो ज़ख्मी हैं वो अल्लाह करे जल्द तंदुरुस्त हो जाएं। ये जब से 3 साल से हुकूमत आई है तो 9वां बड़ा हादसा है, लेकिन अमूमी तौर पे मेरा ख़्याल में कई 1,500-2 हज़ार कम से कम हादसे हो चुके होंगे, छोटे बड़े, जिसमें ट्रेन का ख़राब हो जाना, हर तरीके से मुख्तलिफ़ वाक़यात होना, ट्रेनें ना होना। लेकिन ये जो 9 बड़े हादसे हैं, इनके अंदर अजीब-व-गरीब सूरत हाल है। ट्रेन के अंदर 3 बोगियाँ जल गई। अब जब जली तो कहा गया कि जी तबलीग जमात के लोगों ने वहाँ कोई सिलेंडर रखा हुआ था, वहाँ पे खाना पकाने की कोशिश की। बाद रिपोर्ट आई और चलो उसमें एक बोगी जल जाती। हर एक को पता है कि बोगियाँ जो होती हैं उनका एक से दूसरे से कोई रब्ता नहीं होता, तो एक जब जली तो दूसरी और तीसरी में कैसे आग पहुँची। तो तब भी ये रिपोर्ट तो आ गई थी कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन ये लोग हैं अपना गुनाह छुपाने के लिए ये कुछ भी वारदात कर सकते हैं। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके वज़ीर हैं, इनसे कोई बईद नहीं। लेकिन आज के वाक़े ने तो दिल दहला दिया है। ये अजीब-व-गरीब नौइयत का वाक़या है। अब दुनिया के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है और ट्रेन जहाँ जहाँ से गुज़रती है, दफ्तर में उनका पूरा ट्रैक का निज़ाम मौजूद है, और कहीं पे कोई हादसा हो जाए या कहीं पे ख़राबी आ जाए तो रेड अलर्ट्स भी आ जाते हैं। सारा कंप्यूटराइज निज़ाम है। तो सबसे तकलीफ़ देह बात यह है कि 3:30 बजे करीब ये हादसा हुआ और 2.5 घंटे तक किसी को मालूम ही नहीं था कि हादसा हो चुका है। सारा पाकिस्तान जो हुक्मरान है हमारे, वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। खैर, इनमें से अक्सर जो लोग हैं, जैसे वज़ीर आज़म, जैसे वज़ीर रेलवे, जैसे रेलवे चेयरमैन, ये तो जागे 9 बजे जाके किसी का सिरा मिला। वज़ीर आज़म ने 9:15 साढ़े 9 बजे जल्दी से पहले ट्वीट की। वो उन्होंने क्या किया, वो तो खुद क्या दूसरों भी नाम अवेलेबल हो, उनके की स्टाफ ने की होगी, और स्टाफ ही की एफिशिएंसी की, जिसको इतना स्टाफ अवेलेबल हो, वो 3:30 बजे वाले हादसे के ऊपर 9:30 बजे वो ट्वीट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आज़म स्वाति का बिल्कुल कोई पता मालूम नहीं, और पाकिस्तान के जितने मीडिया टीम्स हैं वो उनको तलाश करती फिर रही हैं। मत भूलें कि आज़म स्वाति जो है, इनकी जराइम की एक लंबी फहरिस्त है। पाकिस्तान के अंदर जब ये रंगे हाथ पकड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ का पार्टनर इन पॉलिटिक्स था, उसने भी इसको ना छोड़ा। और एक जो इन्होंने ज़मीन पीछे कब्जा की हुई थी, उसके ऊपर गरीब के ऊपर जो जुल्म ढाए, तो इनके सारे लक्षण सामने आ गए कि किस करतूत के मालिक है। फिर इन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, बल्कि लिया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। फिर उसके बाद आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है, उन्होंने तो क्वालिफिकेशन ये रखी है कि जिसके जितने जुराइम हैं उसको मैंने गले लगाना है। फिर वो आज़म स्वाति भी घुंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए और एक जो है अशक शोई के लिए जाली किस्म की, वो भी वहाँ पहुँचे। और ये मुजरमाना गफलत जो थी, बजाय इसके कि ये बेशरम वहाँ इस्तीफ़ा दे देता और फिर इधर आता, लेकिन इतनी शर्म नहीं है। वो तो इस्तीफ़ा इमरान खान लोधरा पहुँच गए थे। वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था किसी फाटक के ऊपर, कि क्या था कि वो फाटक बंद नहीं था, तो लोधरा पहुँच गए थे और साद रफीक से उन्होंने इस्तीफ़ा लिया था। रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। लेकिन जोकर जो है, ये कोई इनकी कोई हद नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि साद रफीक साहब जो है वो जिम्मेदार हैं, तो मेरे मुतालबा है कि साद रफीक साहब आप एक दफ़ा फिर इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये इसकी वजह भी आप ही हैं। अब सुन लिया है ना, शेखी साहब ने झूठ बोले, साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके झूठ का पोल खोला,
और बताया कि जितना उन्होंने किया सुबह टीवी पे आके बताया सारा झूठ था। वो क्यों टीवी चैनल पे ये बताते रहे ये जो ट्रैक जो है ये अंग्रेज़ों के वक्त का बिछा हुआ है। तो खाई साहब ने बताया कि नहीं, ये ट्रैक को बिछे हुए ये 85-86 में मुकम्मल हुआ है, इसको 35 साल भी नहीं हुआ। और यही बात DS रेलवे ने भी बताई थी कि 35 साल पुराना ट्रैक है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो थी वो टॉप प्रायोरिटी थी। खाई साहब बता रहे हैं कि हमने इसकी मेंटेनेंस के लिए सारा बंदोबस्त किया था, 200 माइल्स का था। चुनांचे जब तक मेंटेनेंस नहीं हुई थी तब तक तो एक ख़ास कोई प्रोटोकॉल नाफिज किया जाता, लेकिन अब तो जो होना तो हो गया। कि मेरे ख्याल आखिरी खबरें आने तक 44 के करीब थी जो जहाँ भाग हुए हैं और 80 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। क्या करें, ये मुल्क जो है जिसको कहना चाहिए कि एक इंतहाई नालायक नाअहलों के हाथ में आ गया है और अब उन्होंने ब्लेम गेम शुरू होनी है और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि और देख के मुझे अजीब घुटन सी फीलिंग होती है कि क्या माहौल होगा कि इतना शदीद हादसा और देख के इंसान जो है लरस जाता है और बंदा कहता है कि यार वाकई क्या अल्लाह ताला की हम पकड़ में आए हुए हैं। लगता तो नहीं है। अब बजाय शादियाने कितने मक्कार हैं, क्या चुप सादगी है, कोई इस्तीफे का मुतालबा नहीं है। और इस्तीफा तो दे रही है 2 बंदों को, एक तो शेख रशीद को जो 2.5 साल वजीर हैं और फिर 2-3 महीने से बने हुए वजीर जो हैं आज़म स्वाति को। ये तो वैसे ही जराइम पेशा लोग हैं, ये वज़ीर आज़म हाउस में और वजारतों में बैठे हैं। चलो अल्लाह मालिक है जी। और शुरू हो रहा है जी ML1 कहाँ वो मुकम्मल कर गए थे, CPAC चलता रहता तो शायद ML1 नाफिज भी हो जाता। और अगर ML1 जो नया मनसूबा ट्रैक चेंज करने का और जिसको कहना चाहिए कंप्यूटराइज सिग्नलिंग का अगर नहीं हुआ तो आप कम से कम ट्रैक तो हम मुरम्मत करने का एक जो धंधा कारोबार है पाकिस्तान बने तो हम देख रहे हैं कि ट्रैक के ऊपर जब ठेले थे तो ठेले चलते थे और उसके बाद एक मेंटेनेंस के लिए पूरा क्रू रहता था, रेलवे के अंदर है। फिर सादफी साहब बताया कि हमारा 40 बिलियन रुपए का हमारा तरक्याती बजट था, मेंटेनेंस का रहता था। इन्होंने 40 बिलियन का तरक्याती बजट जो है वो 18 बिलियन पे ले आए। इसके बाद एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है और वो है कल बहरिया टाउन कराची में एक एहतजाज था सिंधी नेशनलिस्ट का। एहतजाज ये था कि बहरिया टाउन को जहाँ पहले एक बहुत बड़ा 30-35 हज़ार कनाल ज़मीन दे दी गई थी, अब उन्होंने शायद मज़ीद उसमें ज़मीन जो है इर्द गिर्द की उसमें शामिल करने की कोशिश की। इलाका के मकीन जो हैं उनसे ज़बरदस्ती जब ज़मीन ले के उनके हवाले करने की कोशिश हुई तो उन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया, 2-3 हफ्ते से प्रोग्राम बना के फिर रहते। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं जिस चीज़ का पॉइंट आउट करता हूँ तो ये एहतजाज जब कल पहुँचा तो कम से कम ये समझें कि कोई 20-25 हज़ार 30 हज़ार बंदा था, क्योंकि 2 किलोमीटर तक ताहद निगाह इंसान थे। ये एहतजाज वहाँ कर रहे थे कि अचानक एक टोला घुसा को 500,000-1,500 बंदों का और वो बहरिया टाउन के अंदर घुसा और उसने वहाँ पे ना सिर्फ आग लगा दी और उसमें खबरें आना शुरू हो गई क्योंकि और एक ख़ास मनसूबे के तहत फ़ौरन ही अपलोड होना शुरू हो गए क्लिप्स और पहुँच गए आग लगी हुई है, तोड़ फोड़ हो रही है। और उसके बाद पूरा हंगामा मचा रहा, इतनी वहाँ कवरेज हुई, इतने क्लिप्स है। पहली बात तो यह है कि जी पाकिस्तान का जो मीडिया है 40 चैनल में से मजाल है एक चैनल ने या वो हज़ारों का एहतजाज बताया और जो बहरिया के बाहर बैठे थे अपने प्ले कार्ड और बैनर उठा के, या जो अंदर हल्ला गुल्ला करने वाले उनके बारे में बताया। आग लगी रही आसमान तक। कराची के अंदर इतना बड़ा फसाद मचा रहा, चुप साधी रही। लेकिन उससे भी ज़्यादा नज़रिया काम आज शाम को 5:15 साढ़े 5 बजे जितने डीलर्स थे और जो रेजिडेंट्स थे, जो रहायशी थे बहरिया टाउन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुंडे हमारे पास आ गए और ये गुंडे जो थे इन्होंने आके हमारी बिल्कुल पूरे निज़ाम की अच्छी तहजीब फेर दी, हमारे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, जलाया, फलां किया। तो टीवी चैनल में लाइव आ रही है। ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया तो बिल्कुल मजाल है कि कोई बिल्कुल किसी टीवी चैनल में एक इशारा भी हो। अगले दिन वज़ीर आज़म से लेके और हर जगह पे उसके खिलाफ जब बात आई तो लोगों ने खोज लगाना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। तो चुनाचे आज इन टीवी चैनल्स को शर्म आनी चाहिए कि जिन्हें कल वाक़ा नहीं दिखाया तो वो किस मुंह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे।
ये है पाकिस्तान। और मत भूलिए कि रियाज मलिक साहब जो कि बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है पाकिस्तान की, उनके पीछे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी और जरदारी साहब भी और हमारी अफवाज पाकिस्तान भी और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल डट के खड़ी है। और इस तरह खड़ी है कि मैं आपको जब इनके वाक़यात सुनाऊं तो आपके कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाएं। और ये क्या वाक़या है, किसी ज़माने में ज़िमनी बात है, शेख आबिद का नाम मशहूर हुआ था 70s में 80s में, तो पता चला कि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मगलर हैं। अल्लाह ताला को गरीक रहमत करे, बड़े नेकी काम भी करते रहे और अब रेलत फरमा गए हैं। तो उनके बारे में कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नो हाउ नहीं थी, तो उन्होंने वो सारी उनकी बहुत सारी चीज़ें, आइसोटोप्स हैं, कई चीज़ें, बेशुमार थोड़ी आम सी चीज़ें जो वहाँ अमेरिका में तो शायद कॉलेज लेबॉर्ट्रीज में बन रही हो, तो इन्होंने सारी की सारी वो स्मगल करके पाकिस्तान पहुँचाई और पाकिस्तान पे एहसान अजीम किया। और इनके एहसान अजीम के बदले में उनके पास फिर एक बिल्कुल एक खुली छुट्टी थी, एक ऐसा कार्ड था कि जिसने उनको इस मुल्क के अंदर अपना जो उनको प्रोफेशन था उसमें खुल खेलने का मौका मिलता रहा। लेकिन असल उनकी नेकी ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में तन मन धन लगाई। रियाज मलिक साहब के बारे में या करीम डैडी साहब के बारे में इस तरह की बातें हैं कि गवादर पोर्ट के ऊपर जब सिंगापुर को फारिग किया गया तो जो $2.5-3 बिलियन की कंपनसेशन दी गई उनको, जो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की, ये 2011 की या 12 की बात है, तो रियाज मलिक साहब ने और करीम डैडी साहब ने ये पैसा दिया ऑफ द बुक। चुनाचे जरदारी साहब ने फिर इनको 30-35 हज़ार कनाल ज़मीन इनको दी और करीम डैडी साहब को कंपनसेट किया होगा। तो ये वो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम था जो चल रहा है। इस मुल्क में क्या क्या नहीं होता कि कल जिस खबर को नहीं दिखाया गया आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो रही थी कि बहरिया टाउन के अंदर ये कुछ हुआ। लेकिन इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो धरना था या जो प्रोटेस्ट था वो कहते हैं जी हम जलाओ घराव में नहीं थे। चुनाचे ये भी कहा जाता है कि कुछ बंदों को अंदर घुसा के और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा के, यानी कि नुकसान शायद बहरिया टाउन के मालकान का ना हुआ हो, लेकिन उससे ये ज़रूर हुआ कि उसकी तवज्जो हटा दी गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुज़दार गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने के लिए और काजी फैज़ ईसा साहब के और इन सारों के मुकदमात में जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2019 में आ रहे थे, दिसंबर में या नवंबर में, तो 11 या 12 दिसंबर को लाहौर में नामालूम अफराद की तरफ से PHC हॉस्पिटल पर हमला करवाया गया। बिल्कुल ऐसे ही कि निज़ाम जो है शायद इसी तरह हमला था कि वो इनकारी हैं, वो कहते हैं जी फुटेज दिखा दें उन जो जिन बंदों ने हमला किया हमारे में से नहीं है। तो ये वो मुल्क है कि जिसके बारे में हमारे ज़हीन फ़तीम जो जिनके पास सिवाय एक तकरीर जो उनको रटी हुई है पिछले 22 साल से, उसके अलावा उनके पास मवाद नहीं है कि वो अपनी तकरीरों में पेश कर सकें। वो कहते हैं कि जब अमीर आदमी जुल्म करता है तो उसको कोई नहीं पकड़ता, ये जुल्म का निज़ाम है। और फिर कोर्ट कहते हैं अली करमल वजह को कि कुफ्र का निज़ाम तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। और आखिर में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में मुझे बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है कि वहाँ पे आपको पता है कि ये तन मन धन लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, और गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पे वहाँ पे भी वही पे क्रू पहुँच गया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ा मुतहरिक रहा है। तजुर्बेकार लोग हैं माशाल्लाह और इलेक्शन जीतना और हुकूमतों को उखाड़े पछाड़ने जानते हैं, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, इसमें ही कोई बात करूँगा। मेरा मौजूद यह है कि एक मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो कि पार्लिमानी बोर्ड है तहरीक इंसाफ को, उसके मेंबर है मुहियुद्दीन, उनकी आवाज़, और जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से टिकटॉक का जुम्मा बाजार और लूट से लगी हुई है। मैं क्या ये पीर तो लैके ते फकीर तक सब ने पैसे खाते ने उनको। अच्छा पीर तो लैके फकीर इन्हें भी खाते ने जेडे इस्लामाबाद वाले। हुण मैं भी इत्थे मैदान च ना, मेरा भी इंशाअल्लाह कोई गल नहीं, महीने 2 आया उसन मेरे, लेकिन मैं वो धूड़ कड़सा ना इत्थे जम्मू वैली विच इन्हां की याद तकसा किस तरह सीटां लैने दे। कितने पैसे ले अली अमीन गंडापुर ने कितने पैसे लिए इसको मैनू नहीं पता किसी ने कितने लिते ने, पर लिते सारे नहीं। अच्छा सारे ने लिए पैसे। ये निज़ाम नया नहीं है,
2013 में ये पहली दफ़ा शुरू हुआ, 2002 के अंदर इसलिए नहीं हुआ, 2018 में बाइकआउट किया तहरीक इंसाफ ने, 2002 और 1997 में इसलिए नहीं हो सका था, या ये इसमें पर्दा पड़ा रहा कि लोग टिकट लेने में तैयार ही नहीं थे, ज़बरदस्ती दिए गया, और फिर जितनों ने लिए सारों की ज़मानतें ज़ब्त हुई। 1, 2,000, 3,000, 4,000 से ज़्यादा कोई बंदा टिकट नहीं ले पाए थे। 2002 में इमरान खान वाहिद थे जो अपनी अकेली सीट निकाली थी। 2013 में अलबत्ता गलबात हो गई। तो मुझे हसन निसार साहब ने एक दफ़ा बताया कि इमरान खान साहब मेरे पास अभी उठ के गए हैं, और ये कुछ 2014 की बात होगी या 13 के आखिर की बात होगी। तो हसन निसार साहब के पास चूँकि उनका बहुत आना जाना था, तो वो कहते मेरे उनके साथ अलीम खान भी थे और जहांगीर तरीन भी थे, और एक आध और भी नाम बता रहे थे, और एक दोस्त हमारे राना जावेद साहब वो भी बैठे थे। तो इमरान खान साहब ने हसन निसार को बताया कि किस तरीके से 2013 में हारून रशीद साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने बिल्कुल बकवास की है, मैं मान ही नहीं सकती ये बात हुई है कि हारून रशीद साहब जो हमारे बहुत बड़े लिखारी हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो बताया गुजरांवाला में किस तरीके से पैसे लेके लोगों को टिकट दिलवाने की कोशिश की। एजाज चौधरी साहब जो उस वक्त पंजाब के सदर थे तहरीक इंसाफ के, आजकल सेनेटर हैं, इनके बारे में भी बताया हसन निसार को, और बताया फिर कईयों के बारे में बताया, शाह कुरैशी के बारे में कई बातें बताई। तो ये तो उस वक़्त हर बंदे के बारे में 2013 के बारे में भी मशहूर हो गया था कि हर टिकट जो है उसकी कीमत दी गई है, लेकिन वसूल करने वाले हर वक्त हर जगह कहीं और थे। और ये जो आज़ाद कश्मीर के टिकट है, मुझे तरस आता है कि वहाँ पे वो लोग जो है असल है ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम बड़ा भयानक निकलेगा। और सबसे आखिर में बड़ी तकलीफ देह खबर मिली है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बचत हो गई। और वो है सईदा जुगनू मोहसन, ओकाड़ा के करीब या ओकाड़ा के अंदर कातलाना हमला हुआ है, और उनके फायर जो है उनके करीब से गुजर गए हैं, और फिर उस लोगों के पास डंडे पत्थर बहुत कुछ था, तो वो बाल बच गई हैं। मुझे खबर यही मिली है, मेरी अपनी बात नहीं हुई। तो नजम सेठी साहब की ज़ौजा हैं, और अपने तौर पे बहुत ही मशहूर हस्ती हैं कि जिसको अल्लाह रखे उससे कौन चखे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो कल्चर चल पड़ा है, इसका अंजाम इंतहाई भयानक है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।